Good evening to all of you. This is YouTube platform of Chemical Educators. पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था आपका बेसिक्स जो है पीरियोडिक का और एटॉमिक रेडियस के बारे में चर्चा किया था। आज हम शुरू करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी यह है आपका न्यूक्लियस, यह है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के तरफ घूमते रहते हैं। इनके बीच जो अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन रहता है ये रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना होल्ड बना के रखता है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सेल में, उनको अपने तरफ खींच के रखता है। ठीक है, इसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये फोर्स आएगा आपका K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outer cell, remove an electron of an gaseous atom। ठीक है, गैसियस एटम का यह आपका जरूरी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन गैसियस एटम फ्रॉम द आउटर सेल टू इंफिनिटी। तो जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन को, गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर सेल से इन्फिनिटी के लिए निकालने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ता है। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? आप ये मान सकते हैं कि हम क्या हैं? बच्चे हैं। तो हमारे लिए हमारा देश बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, वो तो देश दुनिया बहुत सारे जगह घूम चुके हैं। तो उनके लिए क्या है? हमारे लिए आउटर इंडिया जो है वो क्या है? हमारे लिए टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स बहुत दूर है हमसे। इसी तरह एटम क्या होता है? ये जो सेल है, दूसरे सेल भी उसके लिए इन्फिनिटी क्या लाया जाएगा। क्यों? 2 सेंटीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, इतना छोटा सा भी एटम कितना होता है? पूरा छोटा, मतलब आप उसको देख नहीं सकते, नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। तो इतना छोटा सा को आप अगर इतना दूर धकेलेंगे, मीन्स और एक सेल में डाल देंगे, उसको निकाल देंगे और एक सेल में, तो वो क्या होगा? उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। हमारे लिए जैसे हमारा देश के बाहर जो है इन्फिनिटी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए वो इन्फिनिटी नहीं है। इसलिए हमें जो लगता है 2 सेंटीमीटर वो हमारे लिए छोटा है, लेकिन एटम के लिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा टेंड्स टू, मतलब टू इन्फिनिटी। इनको निकालने के लिए कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। गैसियस एटम क्यों लिखा? लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में
ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ये क्या रहता है, बहुत मजबूत। सॉलिड का आप तो कोई भी चीज ले लो सॉलिड है आपके लिए, मतलब लगभग सभी चीज सॉलिड ही है। एक ईंट ले ले, एक पत्थर ले ले, वो सॉलिड है। मीन्स वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, एटम और एटम के बीच बहुत ज्यादा, तो वहां से आप निकाल नहीं सकते। अगर निकालेंगे तब भी वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए आइसोलेटेड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन isolated gaseous atom to energy required to remove an electron of an isolated gaseous atom from its outer shell to infinity। ठीक है, तो आइसोलेटेड में इसलिए बोला, आइसोलेटेड क्यों बोला, अगर आप सॉलिड की बात जो कर रहे थे, सॉलिड में क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप रिप्लेस भी कर देंगे उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते। आइसोलेटेड में क्या होता है, गैसियस में क्या रहता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम, तो गैस जो होते हैं वो अकेले अकेले उनका जो एटम रहता है उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहता, वो अकेले अकेले घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटर सेल टू इंफिनिटी, ये सारे चीज आपको याद रखना है। एनर्जी तो जो चाहिए वो अलग बात है, गैसियस एटम और इंफिनिटी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, ये सपोज इसका आउटर सेल है। ठीक है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना भी इलेक्ट्रॉन हो हमें कोई मतलब नहीं, हम एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपका एम है गैसियस एटम, उससे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आ क्या गया, एम प्लस। ठीक है, क्या आ गया, एम प्लस, वो भी गैसियस स्टेट में रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मीन्स देखिए इलेक्ट्रॉन का होल्ड था इन चारों के ऊपर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, मीन्स जो ग्रिप था इलेक्ट्रॉन का, जो न्यूक्लियस का ग्रिप था इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, उसको हम तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जो न्यूक्लियस का ग्रिप था इन चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको हम तोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें एनर्जी देंगे, ना कि एनर्जी रिलीज करेगा। ये हम इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा, जो डेल एच होता है, ये आपका, ये सब आप फिजिकल में पढ़ेंगे, ये हीट होता है। ठीक है, डेल एच आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन आयनाइजेशन एनर्जी किस में किया जाएगा, डेल एच में, ये आपका हीट होता है। तो डेल एच 2 तरह का आएगा, एक आएगा आपका एंडोथर्मिक, एक आएगा आपका एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी ऑब्जर्व और एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी रिलीज। इसको और एक बोल सकते हैं, एक्सोगोनिक। ठीक है, ये होगा आपको।
एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक, यहाँ पे क्या होगा, हम एनर्जी देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये आपका आएगा हमेशा पॉजिटिव, एक्जोथर्मिक आएगा हमेशा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो मीन्स हमें यहाँ से ये पता चला कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वहाँ से क्या होगा, हीट एनर्जी वहाँ पे ऑब्जर्व होगा या एनर्जी उसको देना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल को, और उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, हमेशा आएगा पॉजिटिव। तो यूनिट क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटम या किलो जूल पर मोल, या मोल इनवर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, और किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटम, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स। हमें यूनिट किस में दिया है, आइदर इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटम या किलो जूल मोल इनवर्स में। तो आएगा क्या, 1.602 इंटू 10⁻⁻16 किलो जूल फॉर एटम। इसको अगर मोल में कन्वर्ट करते हैं तो 6.02 10⁻⁻23 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका कितना आएगा, 94.6 10⁻⁶ किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपको याद रखना है। अगर ईवी में पूछा है तो डायरेक्टली आप निकालेंगे, अगर किलो जूल मोल इनवर्स में पूछा है और यूनिट इसमें दिया है आपका, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 94.6 इंटू 10⁻⁶ किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपका आया आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक था, सपोज मान के चलो ये है आपका गैसियस एटम, इसके मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सेम जो था जिससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाला था जिस एटम से, वही आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन कि एक इलेक्ट्रॉन आप आउटर सेल में ऐड करने पे कितना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सिंपल मुझे दिखाना था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट the opposite value of ionization energy for an unipositive ion। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट द ऑपोजिट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन यूनिपॉजिटिव आयन। तो ये आपका रहा आयनाइजेशन एनर्जी। इसी में ही अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो क्या होगा, ये जो था पेरेंट एटम सेम ही आ जाएगा यहाँ पे पेरेंट एटम। मीन्स ये जो वैल्यू हम जितना दिए थे आयनाइजेशन एनर्जी, जो वैल्यू हमने दिया था ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वही वैल्यू ये अगर रिलीज कर देगा तो क्या आ जाएगा, पेरेंट एटम हो जाएगा। तो सिर्फ यूनिपॉजिटिव के लिए मैं बोल रहा हूँ, यूनिपॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट ऑपोजिट वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन अगर आया इस तरह का क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। तो यूनिपॉजिटिव कौन कौन से आएंगे, Na+, ये आएगा आपका यूनिपॉजिटिव,
ठीक है, Li प्लस K प्लस मीन्स अल्कली मेटल ग्रुप का अल्कली मेटल आयन, ये सब आएंगे आपका यूनी पॉजिटिव जनरली। ठीक है, तो अब करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये है आपका पेरेंट एटम, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये क्या आएगा M प्लस। ठीक है, ये आपका है आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, M प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, ये क्या आ जाएगा आपका M2 प्लस, ये आपका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद 2 प्लस से और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका M3 प्लस, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो होगा क्या, IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1 ऑलवेज, हमेशा रहेगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा, सेकेंड का फर्स्ट से ज़्यादा ऑलवेज, एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन वैल्यू। ठीक है, डेल एच होगा इसका पॉजिटिव, सब हमेशा आएगा एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन। तो ये क्यों होगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ता ही जाता है, ये इसलिए होता है, ये पहले लिख लीजिए, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इसलिए ज़्यादा रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, ये आ गया M प्लस आपका, यहाँ पे कितना आ गया इलेक्ट्रॉन 3 बच गए। ठीक है, एलोंग द पीरियड हमें हमेशा पता है क्या होता है, साइज क्या करता है आपका डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, उसकी चर्चा भी इसमें शामिल होगा। उसी हिसाब से आप देखना कि ये था आपका 4 इलेक्ट्रॉन से ये आया आपका 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स सेल से ही आपका आ रहा है, निकल रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात, एक सेल से ही निकल रहा है। अगर डाउन द ग्रुप जाता तो एक सेल नंबर बढ़ जाता, डाउन द ग्रुप क्या होता है सेल नंबर बढ़ जाता, लेकिन 4 का 4 इलेक्ट्रॉन रहता एलोंग द पीरियड। क्यों, क्योंकि सपोज मान के चलो लिथियम सोडियम पोटासियम, तो L प्लस अगर आएगा सभी का पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भी निकलेगा तो इसमें भी निकलेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, समझ रहे हैं मेरी बात। आउटर सेल से हमेशा सेम इलेक्ट्रॉन ही जाएगा डाउन द ग्रुप, क्यों, सेल नंबर आपका सिर्फ इंक्रीज हुआ है, आउटर का जो ही कॉन्फ़िगरेशन था वही रहेगा। NH2 ये लिथियम का भी रहेगा, NS1 ये लिथियम का भी रहेगा आउटर सेल में, सोडियम का भी रहेगा NS1। ठीक है, ये N सिर्फ चेंज होता जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं सक्सेसिव, ये एलोंग द पीरियड जनरली एक एटम का हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसी एटम के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सपोज फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन आया F प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर आएगा F2 प्लस, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आ जाएगा, F3 प्लस, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, हाँ या ना। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इसलिए बोला कि एलोंग द पीरियड हिसाब से आपको सोचना है। एलोंग द पीरियड क्या होता है आपका, मैं बोला हूँ कि काटायन का जो होता है साइज, काटायन जितना होगा चार्ज उसके ऊपर जितना ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, चार्ज उसके ऊपर जितना ज़्यादा उसका साइज उतना ही कम, इसलिए मैंने लिखा था आनायन ग्रेटर देन पेरेंट ग्रेटर देन काटायन, आया ना। ये आपको करवा चुके हैं पीरियड में, पीरियडिक क्लासिफिकेशन का जो सेकेंड लेक्चर है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन था 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन्स
न्यूक्लियस का होल्ड जो है इनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया, हाँ या ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन था, ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी 1, ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी 2 आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन से फिर हम एक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इसके ऊपर क्या होगा, और ज़्यादा होल्ड रहेगा, हाँ या ना। न्यूक्लियस का इनके ऊपर और ज़्यादा होल्ड रहेगा। अगर न्यूक्लियस का इनके ऊपर ज़्यादा होल्ड यहाँ पे ज़्यादा रहा इसके मुकाबले और इसका ज़्यादा रहा इसके मुकाबले, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का होल्ड जितना ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के पास रहेंगे, उतना साइज घटेगा। न्यूक्लियस के पास रहेंगे, न्यूक्लियस से पास जितना रहेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम साइज होगा। मीन्स ये सपोज आपका है एक्स एटम, ठीक है, एक्स एटम, तो ये आपका आ गया एक्स प्लस, ये आ गया आपका x2 प्लस, तो x2 प्लस लेस देन x प्लस लेस देन x, ये आपका आएगा साइज। सबसे छोटा साइज किसका, x2 प्लस का, जिसका सबसे छोटा साइज उसका न्यूक्लियस का क्या होता है, उनके ऊपर होल्ड क्या होता है, ज़्यादा। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज उनके ऊपर ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। अगर ये न्यूक्लियस के पास रहा तो होगा क्या, हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वहाँ से न्यूक्लियस निकालने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी देना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जितना लूजली बाउंडेड रहेंगे उतना ही कम एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड है, थोड़ा सा एनर्जी दिए वो निकल जाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी दिए वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का ग्रिप बहुत ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, समझ रहे हैं। तो यही वजह है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज छोटा, मीन्स न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होल्ड ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो न्यूक्लियस का जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, और ज़्यादा, क्योंकि साइज कम हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ, तो ये ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। और जितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा उतना साइज छोटा, जितना साइज छोटा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा, उतना ही एनर्जी हमें देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगा आपका IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, हमेशा रहेगा, इनका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, वैल्यू मीन डेल एच इनका ज़्यादा रहेगा इनसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ कभी कभार एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्वेश्चन है द फास्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट आर 284, 412, 656 and 3210 kilojoule mole inverse. The number of valence electron in the element are, ऑप्शन है आपके लिए 1, सेकेंड है 2, सी है 3, फोर्थ है 4, ठीक है। सवाल नंबर 2 है आपके लिए, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी
for an element are 7 electron volt, 12.5 electron volt, 42.5 electron volt respectively. The most stable oxidation state of the element will be, ऑप्शन ए है आपके लिए +1, बी है +4, सी है +3, डी है +2। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है, सिर्फ आपको चेक करने के लिए, वैल्यू कुछ भी नहीं निकालना है, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है। देखिए पहला दिया है फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या दिया है एटम का 284, मीन्स जितना भी बाहर हो उसके ऊपर दिया है पहला आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद है चौथा आयनाइजेशन एनर्जी दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट आर इतना 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 इतना, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट आर। मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, मीन्स आउटर इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ताकि आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एस पी डी एफ जितना भी हो आउटर सेल में, मीन्स थर्ड सेल की बात करूं तो थर्ड में क्या आएगा एस पी डी। तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन उसका रहेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी, उस हिसाब से हमें देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। पहला आयनाइजेशन एनर्जी ने क्या बोला था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ते ही जाते हैं, तो इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात, इससे ये थोड़ा ज़्यादा है, इससे ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे ये बहुत गुना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं अपने आंखों पे कि इससे ये बहुत गुना ज़्यादा है। मीन्स सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 5, सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, मैं डायरेक्टली आंसर के हिसाब से कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला मैंने निकालने से पहले ये क्या आएगा आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसको निकालने के लिए, ठीक है, इसको निकालने के लिए आएगा दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, इसको निकालने के लिए आ जाएगा आपका तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी। 3 के बाद आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की बात करूं Al3+, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3pr, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक निकालने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसको और 5 चाहिए ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए, तो एक इजीली निकल जाएगा। दूसरा निकालने के लिए मुझे तकलीफ होगा, इसलिए तकलीफ होगा क्योंकि ये ऑलरेडी डुप्लेट स्ट्रक्चर में है, फिर भी थर्ड सेल है, तो यहाँ पे मुझे ऑक्टेट स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये मैं निकाल सकता हूँ। तीसरा जब निकाल दिया, तीसरा पहला निकालने में आ जाएगा क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, ये है आपका I1, ये आपका आ जाएगा I2, तीसरा आ जाएगा आपका I3 जब ये है, फोर्थ आ जाएगा आपका I4 जो है ये आ जाएगा आपका, मीन 2p6 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो तीसरा तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब 3 निकल गया ये आ जाएगा क्या आपका ऑक्टेट। यहाँ पे देखिए आप, ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर, ये आपका डुप्लेट स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं मेरी बात।
अभी यहां से निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां से निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आउटर सेल में जब तक थे तब तक निकालने के लिए एनर्जी मुझे देना पड़ता था, लेकिन कम। लेकिन जब पिछले सेल का ऑक्टेट आ जाएगा ना, वहां पे मुझे एनर्जी देने के लिए बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 3। तो 3 के बाद जो आएगा ये आपका आ जाएगा क्या, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो जितना स्टेबिलिटी ज्यादा उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप देखेंगे कहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, कहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। यहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ये कौन सा है, 1 2 3 4, ये है आपका फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी कब आएगा, जब थर्ड से फोर्थ हम निकालेंगे, हाँ या ना। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी कब आएगा, ये पहला आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ग्राउंड स्टेट, पहला आयनाइजेशन एनर्जी होता है उसका ग्राउंड स्टेट। तो फोर्थ आएगा उसका जब तीसरे निकालने के बाद, तीसरे से चौथा निकालना है तब आएगा फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। उतना एनर्जी देना पड़ेगा, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जितना वैल्यू है उतना एनर्जी देना पड़ेगा, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले एनर्जी देना, उसके बाद निकलना। तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा है, मीन्स क्या है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और फोर्थ निकलने पर यह वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो आप क्या कर देंगे, 4 - 1 3, या आपको इस हिसाब से अपना लॉजिक लगाना होगा। फोर्थ निकालने के लिए मुझे इतना एनर्जी देना पड़ रहा है, मीन्स स्टेबल उसका क्या है, थर्ड तक ही वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ के बाद जब आएगा उसका स्टेबिलिटी हिलेगा, क्योंकि ऑक्टेट आ जाएगा, तो थर्ड तक तो चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी जहां पे भी ज्यादा दिया है बहुत ज्यादा, उससे 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट आर 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन था द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी अपन एलिमेंट हुआ। I1 दिया था 7, I2 दिया था 12.5, I3 दिया था 42.5 eV। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट विल बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, सिर्फ +5 eV, 5.5 eV। यहाँ पे देखिए ये एपी के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रहा है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो ये ज्योमेट्रिकल, मीन्स 3 टाइम, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स, इससे ज्यादा। मीन्स ये आपका रहेगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आइदर इस हिसाब से देख सकते हैं, या फिर कहां पे बढ़ रहा है, 3 पे बढ़ रहा है, तो 3 - 1 आपका आ जाएगा क्या, 2। तो +2 होगा इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन आपका क्या आएगा, डी। समझ रहे हैं मेरी बात, जहां पे ज्यादा उससे निकाल देंगे, -1 कर देंगे, या फिर जहां पे जंप मारा है वो आएगा आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आ जाते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी का, एक छोटा सा वैल्यू देता है। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, 13.6 × Z²/n²। ठीक है, ये एक्चुअली गलत फॉर्मूला है, लेकिन +2 में इतना ही है, क्योंकि आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाया नहीं जाता। तो Z²/n², जेड है आपका क्या, n आपका क्या है, सेल नंबर। ठीक है, n आपका क्या है, सेल नंबर।
तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो अभी आ जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला है आपका आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आटम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आटम मीन्स ये आपका छोटा आटम है, ये एक आपका बड़ा आटम है। तो इसका जो है न्यूक्लियस का इसके आउटर इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज़्यादा, यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम न्यूक्लियस का, हाँ या ना। और जिसका होल्ड कम न्यूक्लियस का, जिसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर आउटर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होल्ड कम, उसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो साइज बड़ा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब क्या होता है, जितना साइज बढ़ेगा उतना घटेगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज घटेगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। दूसरा है आपका आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज जेड मीन्स प्रोटॉन नंबर जिसका ज़्यादा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। प्रोटॉन नंबर जेड इसलिए हम लेते हैं प्रोटॉन नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकल जाते हैं तो आयन फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, प्रोटॉन का कभी चेंज नहीं होगा नंबर। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ, न्यूक्लियस का जितना होल्ड रहेगा, न्यूक्लियस के पास जितना रहेंगे उतना न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा। क्यों, उस इलेक्ट्रॉन को, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हमें। थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग कांस्टेंट दैट इज सिग्मा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। क्या होता है, जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा, हाँ या ना। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा मीन जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। अगर सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो होगा क्या, न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होल्ड घटेगा। न्यूक्लियस का, ये आपका आउटर इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर होल्ड घटेगा तो एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। आयनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा, तो सिग्मा जितना बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना घटेगा। ठीक है, फोर्थ है आपका आयनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा आएगा, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो होगा ऑर्डर, उसके एस से आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एस सबसे क्या रहता है, न्यूक्लियस के पास रहता है। तो अगर एक कंपेयर कर रहे हैं किसी एटम, किसी सेल में, तो अगर एस है वैल्यू तो एस से जो है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक एटम का मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज एक एटम का ये आपका 1s, ये आपका 2s, ये आपका है 2p। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s से निकालने के लिए ज़्यादा हमको आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, 2s से निकालने के लिए उससे कम देना पड़ेगा एनर्जी।
टुप्पे से निकालने के लिए और कम देना पड़ेगा एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, पेनिट्रेटिंग पावर टुवर्ड्स न्यूक्लियस। उसके अलावा ई जो पॉइंट आएगा, हाफ सेल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड orbitals have higher ionization energy। सब सेल, ठीक है, ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सब सेल। Half filled and full filled subcell have higher ionization energy, means P3, P6, D3, D5, D3 नहीं D5, D10, F7, F14। इनका दूसरों के, उनके जो पास में जो इलेक्ट्रॉन हैं, पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा, एनर्जी हायर देन दे आर नियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 5 आपको समझना है। Generally, along the period, ionization energy increases। क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप लोगों को पता है along the period क्या होता है, साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो छोटा होता जाएगा तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज़्यादा रहेगा, होल्ड जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लीजिए, एलोंग द पीरियड। जनरली मैं लिख रहा हूँ, हमेशा नहीं होता। कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे हाफ फील्ड आ जाएगा, फुल फील्ड आ जाएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। जनरली एलोंग द पीरियड क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आया ना, क्योंकि लास्ट में जो रहते हैं पी ब्लॉक रहते हैं वो नॉन मेटल रहते हैं। दिस implies ionization energy increases as non-metallic character increases। yes or no, ये आपका पहला था। दूसरा क्या आएगा, डाउन द ग्रुप जनरली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होता है, क्यों डाउन द ग्रुप आपका क्या आएगा, सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा
तो होगा क्या, सिग्मा के वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका घटेगा, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होल्ड घटेगा, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा, मीन्स एनर्जी हमें कम देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मैं मेटालिक नॉन मेटालिक कर रहा हूं इसलिए लिख दिया, और आप इससे भी समझ सकते हैं डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज किया, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, और मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, इंप्लाइज आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज किया, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इसी हिसाब से लिखिए, एज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, जितना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही घटेगा। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस जनरली लिखा हूं, ये आपको याद रखना है, मीन्स ये एक पूरा सत्य नहीं है, ये एक छोटा सा सत्य है कि जनरली बढ़ता है अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी, जनरली घटता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये हमेशा रहता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ता है, ये आपका सत्य है। तो अभी करते हैं, इनका एक प्लॉट देख लेते हैं। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये पॉइंट आपको देना है, ठीक है, मैं पॉइंट ही गलत कर रहा हूँ, ये आपका है लिथियम का, ये है आपका बेरिलियम, ये आपका बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका नियॉन, ठीक है। या फिर आप इसको मिटा दीजिए, ये कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्टली, यहाँ से जाएगा वहाँ पे ख़त्म होगा। पहला पॉइंट आप लेंगे, लिथियम से बेरिलियम बढ़ रहा है, बेरिलियम से बोरॉन क्या हो रहा है, घट रहा है आपका, बोरॉन से कार्बन आपका बढ़ रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन आपका बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन आपका घटेगा, ऑक्सीजन से फ्लोरीन फिल बढ़ेगा, नियॉन आपका बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। ये आपका है आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपका है एटॉमिक नंबर, ठीक है। मीन्स एलोंग द पीरियड जो बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, मीन्स बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम रहेगा, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम रहेगा, जबकि अगर जनरल ट्रूथ मानते तो ऑक्सीजन का ज़्यादा रहना चाहिए था नाइट्रोजन से, बोरॉन का ज़्यादा रहना चाहिए था बेरिलियम से। डाउन द ग्रुप भी जनरली, लेकिन मैं प्लॉट आपको दिखा रहा हूँ, तो आपका क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम,
सीजियम, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ये देखिए सेकेंड पीरियड में क्या होता है, उसी तरह का ही थर्ड पीरियड में होगा। सेकेंड पीरियड मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम की बात करते हैं बाद में, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। आया ना। लिथियम का क्या आएगा, 1s2 2s1। तो ये डायरेक्टली आउटर इलेक्ट्रॉन ही लिख रहा हूँ। 2s1 क्या आएगा आपका, 2s2 क्या आपका आएगा 2p1, 2s2 2p1। ये आपका आएगा 2s2 2p2, ये आपका आएगा 2s2 2p3, ये आपका आएगा 2s2 2p4, ये आपका आएगा 2s2 2p5, ये आपका आएगा 2s2 2p6। ठीक है, ये आपका आ गया हाफ फील्ड। तो ये जनरली क्या रहेगा, इससे ज़्यादा। ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही रहेगा एलोंग द पीरियड, इससे लेकिन ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, ऑक्सीजन का कम रहेगा नाइट्रोजन के मुकाबले। फिर ये तो फुल फील्ड है और लास्ट में है तो इसका सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है पी पे, तो ये चाहेगा कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इजीली दे दे, ताकि ये क्या आ जाएगा 2s2 में डुप्लेट स्ट्रक्चर में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। एक इलेक्ट्रॉन है p में तो ये हमेशा चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन में दे दूं, इजीली दे दूं, इतना एनर्जी मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या आ जाऊं 2s2 में आ जाऊं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s2, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेट स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं अगर 2s2 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आ जाएगा क्या 2s2, ये आपका डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इसका क्या होगा, इसलिए कम एनर्जी इस पे खर्चा करना पड़ेगा और इनका एनर्जी क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इनका क्या होगा, स्टेबिलिटी को हिलाना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी हिलाने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी बाहर से देते हैं। तो आपको जनरली ये याद रखना है। तो आएगा क्या, नियॉन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर देन लिथियम। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखना है, NH2NP6 ग्रेटर देन NH2NP5 ग्रेटर देन NH2NP3 ग्रेटर देन NH2NP4 ग्रेटर देन NH2NP2, हाँ ऐसे, ग्रेटर देन NH2 ग्रेटर देन NH2NP1 ग्रेटर देन NS1। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको याद रखना है, ये कभी भी गलत नहीं होगा किसी का भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछे।
एन क्या है आपका? एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आप देख सकते हैं कि मैं NH2NP6 पी तक लिखा हूँ, तो मीन्स क्या है, ये कहाँ पे वैलिड होगा? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड तक ही वैलिड होगा। सेकेंड और थर्ड पीरियड तक क्या होगा? वैलिड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एन है, सेम है, एन हमेशा सेम रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेम। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 2s2 3p6 किसी का भी दिया है तो एन अलग नहीं होना चाहिए। 2s2 है तो 2p6 ही रहेगा। मीन्स समझ रहे हैं? 2p6 3s2 आप बोलेंगे, इस हिसाब से कंपेयर आप नहीं कर सकते इस फॉर्मूला के अंदर तहत। तो ये एन यहाँ पे अलग है। तो आपको ये देखिए, ये प्रूव कर देता हूँ मैं। नियॉन क्या है? NH2NP6, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? फ्लोरीन क्या है? NH2NP5, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? नाइट्रोजन NH2NP3, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? ऑक्सीजन NH2NP4, ठीक है। उसके बाद लिखा है बेरिलियम, सॉरी, उसके बाद लिखा है कार्बन, तो NH2NP2। उसके बाद मैंने लिखा है बेरिलियम, तो बेरिलियम क्या है? NH2। उसके बाद मैंने लिखा है बोरॉन NH2NP1। लास्ट में आखिर में मैंने लिखा है NH1, वो है लिथियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरह ही थर्ड सेल का भी होगा। अब हम आ जाते हैं, एप्लीकेशन तो बहुत हो गया, अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद क्लास का अंत हो जाएगा आज के क्लास का। क्वेश्चन क्या है आपका? अगर कोई आपको पूछे बेरिलियम बोरॉन के बीच, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो ज़्यादा, या फिर आप वो ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। NH2NP3 ग्रेटर देन NH2NP4, तो नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा? ज़्यादा। यहाँ पे बेरिलियम बोरॉन के बीच, बेरिलियम क्या है? 1s2 2s2, ये क्या है? 1s2 2s2, 1s2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये है 2s2, ये है 2p1। तो ज़्यादा किसका आएगा? NH2 ग्रेटर देन NH2NP1 मैंने लिखा था। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरॉन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन p में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो आ जाएगा क्या? पिछले वाले सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा, और ये है डुप्लेट स्ट्रक्चर, मीन स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा, तो ये क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? इसका कम खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका क्या होगा? बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, ठीक है। क्वेश्चन है, ए है आपका, बी है आपका, किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? ठीक है, ए बी के बीच किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? हाइड्रोजन हीलियम, नाइट्रोजन नियॉन, व्हिच वन हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। थर्ड है आपका क्वेश्चन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी
ऑर्डर। आप कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है, देखेंगे मारेंगे। ये क्या है देखिए, छोटा साइज, क्योंकि प्रोटॉन इसमें क्या मैंने दिया है, चार्ज 3 है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसका प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। प्रोटॉन की काउंट उस टाइम करते हैं जब क्या होगा, आयन के हिसाब से दिया होता, तो जिसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे साइज के हिसाब से दिया है क्वेश्चन, साइज इसका बड़ा, साइज जिसका बड़ा उसके आउटर इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो कम आयनाइजेशन एनर्जी इसका लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आयन के हिसाब से दिया होता, मीन्स कंपेरेबल साइज सपोज दिया होता, लिख दिया होता, ये दोनों लिख दिया होता कि कंपेरेबल साइज, सेम साइज लिख दिया होता कि सेम एटम। ठीक है, उसके बाद देता कि सेम एटम नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है हाँ, कंपेरेबल साइज बट प्रोटॉन नंबर डिफरेंट। मीन्स इसमें सपोज 3 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट विथ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के हिसाब से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन में कराऊंगा अभी। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग लगेगा, क्योंकि ये आयन के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आयन के हिसाब से देखें, लेकिन ये आयन नहीं दिया है, ये डायरेक्टली एटम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा साइज, छोटा साइज मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मतलब एटॉमिक साइज कम, एटॉमिक साइज कम मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड या ग्रिप ज़्यादा, तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकालना मुश्किल, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, ये है आपका 2s2 2p6, यह आपका 2s2 2p3, यह आपका 1s2, यह आपका है 1s1। यह है फुल फील्ड, यह हाफ फील्ड, यह हाफ फील्ड, यह है फुल फील्ड। मैंने आपको बताया कंपैरिजन एन सेम होना चाहिए, यहाँ पे एन है क्या डिफरेंट, इनका एन है डिफरेंट। ठीक है, तो इनकी कंपेयर करें तो क्या आएगा, नियॉन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, आया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एस है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मैंने क्या लिखा था, एस का सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। समझ रहे हैं मेरी बात, तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, एस का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, और एस में सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, फुल फील्ड का, और हीलियम में फुल फील्ड एस, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसका रहेगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल हमेशा ज़्यादा रहेगा हीलियम का। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट के हिसाब से आ सकता है आपका। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका रहेगा, हीलियम का रहेगा, क्योंकि एस में है इलेक्ट्रॉन और एस भी फुल फील्ड डुप्लेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सेम ही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 3 नंबर में सेम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा, सिर्फ 2 चेंज हो जाएगा। फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा आपका, आयनाइजेशन एनर्जी आएगा NH2NP6, तो आर्गन सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन NH2NP5, उसके बाद NH2NP3 मतलब फॉस्फोरस, उसके बाद NH2NP4 मतलब सल्फर, उसके बाद NH2NP2 सिलिकॉन, उसके बाद NH2 सिलिकॉन से पहले क्या आता है, मैग्नीशियम, तो NH2 सिर्फ, ठीक है, मैग्नीशियम,
उसके बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम NH2NP3, उसके बाद रहेगा NS1, ये होगा सोडियम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ऑर्डर सेकंड और थर्ड का, इसी हिसाब से ये आप निकालेंगे। क्वेश्चन पूछा है सवाल नंबर 4, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, 5 आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। ठीक है, तो कंपेयर करना है आयनाइजेशन एनर्जी 1 का क्रोमियम मैंगनीज का और 2 का क्रोमियम मैंगनीज का कंपेयर करना है। उसके बाद कंपेयर करना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन एंड N+ का कंपेयर करना है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना है आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, N+, इनका कंपेयर करना है आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक कीजिए। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका आएगा, आप देखिए डाउन दी ग्रुप मैंने क्या बोला है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, और सबसे कम किसका रहता है, NS1 का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहता है NS1 का। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पे था, NH2NP1, ये तो पीरियड के हिसाब से। ठीक है, डाउन दी ग्रुप मैंने क्या बोला है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, और आयनाइजेशन एनर्जी जब मैंने बोला था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सबसे कम किसका आया था, लिथियम का आया था, आया ना, सबसे कम किसका आया था, लिथियम का आया था आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। क्यों, यह है NS1। ठीक है, यह है आपका NS1। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे कम, तो इसका सबसे अगर कम और डाउन दी ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स इसी ग्रुप में जो होगा सबसे नीचे वो होगा सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हम नहीं लेंगे क्योंकि यह है रेडियो एक्टिव। ठीक है, फ्रांसियम है रेडियो एक्टिव, तो ये आपका आ जाएगा सबसे कम। तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपका आएगा सीजियम का, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका आएगा आपका, सीजियम का। ठीक है, अभी देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का क्या है, S1 4s1 3d5। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज है 4s2 3d5। ठीक है, क्या है 4s2 3d5। तो अगर पहला आयनाइजेशन एनर्जी निकालूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह है आपका फुल फील्ड, यह भी है आपका हाफ फील्ड, यहाँ पे यह है हाफ फील्ड, यह है हाफ फील्ड। तो सबसे स्टेबल क्या है इन दोनों के बीच, ये, क्योंकि यहाँ पे फुल फील्ड है, आउटर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आउटर सेल से जाएगा, तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये फुल फील्ड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तब भी ये हाफ फील्ड में आएगा।
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका क्या होगा, टोटली एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ज़्यादा कहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि ये फुल फील्ड है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नियॉन की कंपेयर करूँ तो नियॉन का क्या होगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा। क्यों, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा इसका, मैंगनीज ग्रेटर देन क्रोमियम, आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, मैंगनीज ग्रेटर देन क्रोमियम, आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, पहले आपका क्रोमियम प्लस, यह आ जाएगा मैंगनीज प्लस। यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा क्रोमियम 2 प्लस, ये आपका आ जाएगा मैंगनीज 2 प्लस। मैंगनीज 2 प्लस का मतलब है, क्रोमियम 2 प्लस का मतलब क्या है, NS3D4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3D4 है। ये था कितना, 3D5, 4s0, ये 4s0, 3D4। इसका क्या आएगा, 2 निकालेंगे, पहले एक निकालेंगे तो होगा 4s1, 3D5, ये आपका आ जाएगा 4s0, 3D5। ठीक है, वो आपका क्रोमियम प्लस आएगा 4s0, 3D5, मैंगनीज प्लस आएगा 4s1, 3D5, क्रोमियम 2 प्लस आएगा आपका 4s0, 3D4, मैंगनीज 2 प्लस आपका आएगा 4s0, 3D5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पे एनर्जी देंगे तो ये होगा, क्रोमियम प्लस में एनर्जी देंगे तो क्रोमियम 2 प्लस होगा। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, इन दोनों के बीच, I1 में जब होगा, I2 के लिए क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, मैंगनीज प्लस इसका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हाफ फील्ड है, इसका पूरा पिछले का 3s2, 3p2, 6, ये देखिए फुल फील्ड है, ये थर्ड सेल का है। यहाँ पे देखिए फोर्थ का आएगा, थर्ड का, दोनों का एनर्जी लेवल आ रहा है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। और दूसरे हिसाब से भी आप देख सकते हैं, क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम में आपका कितना आएगा, क्रोमियम था आपका 24। ठीक है, प्रोटॉन नंबर है कितना, 24, इसका क्या है 25, प्रोटॉन नंबर क्या है इसका 25। ठीक है, तो पहले में जो होगा, ये I1 में 24 प्रोटॉन इसका है, इसका है 25 प्रोटॉन, यह है क्रोमियम आपका, यह है मैंगनीज आपका। तो ऑब्वियसली होगा इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना कि इसका। तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्रोमियम ग्रेटर देन मैंगनीज ग्रेटर देन क्रोमियम। लेकिन दूसरे में क्या होगा, प्लस पहले आ चुका है आयनाइजेशन एनर्जी 1, मीन्स आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते M3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, वो नहीं हो सकता, इसलिए सक्सेसिव पढ़ाया था आपको। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये होगा M+, उससे और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये होगा M2+, M2+ से और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये होगा M3+। समझ रहे हैं, तो ये आपका आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जब, ये आपका आएगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले क्या है, थर्ड का 3s2 फिलअप है, ये आपका फिलअप है, ये ऑक्टेट सेटिस्फाई करके बैठे हैं, और डी का है आपका हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड विथ हाफ फील्ड। ये क्या है आपका, ये एक हाफ फील्ड
ये है हाफ फील्ड, 2 हाफ फील्ड, उसके पीछे है आपका 3 का फुल फील्ड, 3s2 3p6, मीन ये ज्यादा स्टेबल आएगा। तो I2 आएगा आपका क्रोमियम ग्रेटर देन मैंगनीज, I1 आएगा मैंगनीज ग्रेटर देन क्रोमियम, I2 आएगा क्रोमियम ग्रेटर देन मैंगनीज। ठीक है, प्रोटॉन की कहां पे कंपेयर करते हैं, समझ आया आपको? जब कंपेरेबल साइज हो वहां पे हम कर सकते हैं, लेकिन साइज जब बहुत बड़ा बहुत छोटा हो उस हिसाब से हम, जब n नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है वहां पे हम कंपेरेबल साइज कर नहीं सकते। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 जिसका पूछा है, तो हम देखेंगे 1 से 2 जाने पे क्या हो रहा है, ना कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 का देख लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में 2 निकल गया, +2 आएगा तब जब +1 जाएगा, +1 से एक इलेक्ट्रॉन गया तो +2 हुआ, तो +1 से +2 जाने पे जो एनर्जी दिया होगा उसी को हम देखना है। इसलिए मैं जब आपको पहला क्वेश्चन किया था, 4th में आपका ज्यादा था आयनाइजेशन एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका स्टेबल कितना था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 3, 4th नहीं लिया था, इसलिए नहीं कि 3rd से 4th जा रहा है, ये जो एनर्जी खर्चा हो रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ उसकी चर्चा। इस कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा हम करेंगे, ये कौन सा स्टेबल है ताकि यहां पे ज्यादा एनर्जी लग रहा है। बार बार बोल रहा हूं, नाइट्रोजन N+, नाइट्रोजन क्या था 1s2 2s2 2p3 आया ना, N+ क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन क्या है आपका 1s2 2s2 2p4। तो डायरेक्टली ये दोनों को कर देता हूं, आपको क्या दिया गया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन N+, तो N और N+ के बीच क्या होगा, मैंने बोला है आपको Np3 NH2 Np3 ग्रेटर देन NH2 Np3 ग्रेटर देन NH2 Np2, यस और नो। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन ग्रेटर देन होगा N+। तो आपको कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी फॉर्मूला के अंदर आएगा वो आपका होगा सही आंसर। ऑक्सीजन का क्या है NH2 Np4, हमारा ऑर्डर क्या था NH2 Np3 ग्रेटर देन NH2 Np4 ग्रेटर देन NH2 Np2, यस और नो। तो ये इस हिसाब से आएगा नाइट्रोजन, इसका आएगा ऑक्सीजन, इसका क्या आएगा N+। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर, ये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर। फिर एक क्वेश्चन कीजिए, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इसका निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी इसका निकालना है, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। उसके बाद है कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम टिन लेड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। उसके बाद है Li2O Na2O K2O बेसिक कैरेक्टर। उसके बाद है Be2O B2O3 N2O5 CO2 एसिडिक कैरेक्टर। कीजिए,
क्वेश्चन क्या था? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये कौन सा फैमिली है? बोरॉन फैमिली। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? जनरली डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्डर आएगा आपका बोरॉन ग्रेटर देन थैलियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन इंडियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी कंट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ये आपका आ जाएगा डी कंट्रैक्शन। तो आपको पता है शील्डिंग सबसे ज़्यादा किसका है? एस, पी, डी और एफ। सबसे लूजली बाउंडेड क्या रहता है? एफ रहता है आपका। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सभी कम है एफ में। तो एफ अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, शील्ड ज़्यादा अच्छे तरह से नहीं कर पाएगा, तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे, तो साइज घट जाएगा। तो साइज जितना घटेगा उतना क्या होगा? न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज़्यादा होगा, तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और एफ और डी के बीच अगर कंपेयर करूं, एफ में क्या होगा? कम शील्डिंग इफेक्ट, डी के मुकाबले एफ में और कम शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना कम शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियस का, उसके ऊपर उतना होल्ड ज़्यादा। तो एफ होगा, ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में आपका एफ कंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एफ ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, तो ये अगर एफ होगा तो एफ जितना एफ के बाहर जो हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का ज़्यादा होल्ड, तो साइज कम, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा न्यूक्लियस को निकालने, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आपका आएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर। समझ रहे हैं मैंने क्या किया? ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है, ये डी कंट्रैक्शन है, लेकिन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के वजह से साइज ज़्यादा घटता है सिवाय डी कंट्रैक्शन के मुकाबले। ठीक है, तो बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, ये आपका है बोरॉन फैमिली का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, आई ऑर्डर। उसके बाद है, क्या दिया था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, लेड। ये क्या है आपका? कार्बन फैमिली। ये अब क्या है आपका? कार्बन फैमिली। तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, लेड, टिन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, लेड, टिन। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या किया था मैंने? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इंडियम, थैलियम का एफ कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और गैलियम में क्या हो रहा था? डी कंट्रैक्शन। यहाँ पे जर्मानियम में डी कंट्रैक्शन होता ही नहीं, नो डी कंट्रैक्शन। तो डी कंट्रैक्शन जिसका होगा नहीं। बोरॉन क्या है? डी ऑर्बिटल, डी जो फैमिली है खत्म होने के जस्ट है, उसके बाद बोरॉन फैमिली का जो है वो क्या है? बोरॉन फैमिली क्या है? ग्रुप 13, आया ना। और ग्रुप 12 तक आपका जाता है क्या है? डी। तो डी के एग्जैक्टली ये आ जाता है, तो यहाँ पे डी कंट्रैक्शन होगा। लेकिन ये देखिए उसके बाद है ग्रुप 14, तो यहाँ पे डी कंट्रैक्शन नहीं होगा। और लेड में क्या होगा? एफ कंट्रैक्शन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए लेड का एफ कंट्रैक्शन की वजह से सिर्फ 3 से ज़्यादा होगा इसका आयनाइजेशन एनर्जी। वहाँ पे क्या हो रहा था? थैलियम का सेकेंड हाईएस्ट हो रहा था, यहाँ पे 4th हाईएस्ट होगा। ये होगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। समझ रहे हैं? यहाँ पे डी कंट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ग्रुप 12 तक है डी, तो एग्जैक्टली उसके बाद ग्रुप 13 आ जाता है, तो यहाँ पे डी कंट्रैक्शन होगा। लेकिन ग्रुप 14, ग्रुप 13 के बाद आएगा तो वहाँ पे डी कंट्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया था?
क्वेश्चन था Li2O Na2O K2O पूछा था बेसिक कैरेक्टर। हमें पता है ये है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑक्सीजन तो सभी के पास सेम है। हमें पता है डाउन दी ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डिक्रीजेस। इम्प्लाइज बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा आपका इंक्रीजेस। तो बेसिक कैरेक्टर किसका आएगा, Li2O का लेस Na2O लेस K2O, ये आपका आएगा बेसिक कैरेक्टर। ये आपका क्या आएगा, बेसिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको बेसिक कैरेक्टर किसके हिसाब, ये ऑक्सीजन सेम है तो इसको मैं नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली लिख गया LiNaK, ठीक है। ये आपका है बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर। उसके बाद पूछा था एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर। एसिडिक कैरेक्टर क्या किसके साथ पूछा था, एलोंग द पीरियड पूछा था, B2O3 N2O5 CO2, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेम है सभी का, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। एलोंग द पीरियड क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आयनिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी increases, ionization energy increases. Implies acidic character acidic character increases, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से लेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जहाँ पे कम है, बेसिक कैरेक्टर वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर जहाँ पे ज़्यादा है, बेसिक कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, N2O5 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन B2O3 ग्रेटर देन B2O, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। किसका आएगा ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर का। और एक क्वेश्चन कीजिए, सवाल जितना भी हो 9 या 10, CH4 NH3 वाटर HF एसिडिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी, इसको और एक क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऑफ
lithium and potassium are 5.4 eV and 4.3 eV respectively. Ionization energy of Na will be, ऑप्शन था 9.6 eV, B 1.1 eV, C 4.9 eV, D can't calculate. आखिरी क्वेश्चन है आज का, which of the following metal is expected to have highest third ionization energy? ऑप्शन ए है आपके लिए क्रोमियम, दे दिया है एटॉमिक नंबर 24, भानाडियम एटॉमिक नंबर 23, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, आयरन एटॉमिक नंबर 26. देखिए, पहले बात तो आप याद रखिए कि वो जो मैं आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहा था वो सिर्फ था एक एटम के ऊपर NH2NP6 वाला फार्मूला. ये जो सब है ये है मॉलिक्यूल. तो जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इन डिक्रीजेस, उसी को ही हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा तो इसका होगा एसिडिक कैरेक्टर कम, इसका होगा ज़्यादा. उस हिसाब से हम नहीं बोल सकते. समझ रहे हैं मेरी बात? तो जनरल है ये, जनरली अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, तो होगा क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. हाइड्रोजन यहाँ पे सेम है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे. तो किसकी चर्चा करेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन. तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस along द पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीजेस. तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, implies एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो किसका आएगा एसिडिक कैरेक्टर, HF ग्रेटर देन वाटर, ग्रेटर देन NH3, ग्रेटर देन CH4. ये आपका आएगा एसिडिक कैरेक्टर. ये आपका क्या आएगा, एसिडिक कैरेक्टर. उसके बाद क्या दिया था मैंने क्वेश्चन, लिथियम का दिया था 5.4 eV, पोटासियम का दिया था 4.3 eV. तो हमें पता है ट्रायड मेथड के हिसाब से जो बीच का आएगा, सोडियम क्या आएगा, लिथियम पोटासियम के बीच. ये क्या है आपका लॉ ऑफ ट्रायड. मीन दो का जो आएगा, दोनों के वैल्यू का एवरेज वो आएगा बीच वाला. लिथियम और पोटेशियम के बीच रह रहा है सोडियम, तो लिथियम का वैल्यू जो भी आएगा, पोटेशियम का मुझे पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस आयनाइजेशन एनर्जी. तो वैल्यू के हिसाब से देखते तब भी आ जाता है कि बीच में क्या है, 5.4 4.3 के बीच में क्या आएगा, एक ही ऑप्शन है वो है 4.7 4.9 है. ठीक है,
या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 5.4 ये है आपका 4.3, तो इसको मिला दिए कितना आएगा 7, 9.7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2, क्योंकि इनका एवरेज जो आएगा वो आएगा सोडियम का, तो ये क्या आ जाएगा 4.85, तो नियरली इक्वल टू क्या है 4.9 eV। तो आपका आंसर क्या आएगा 4.9 eV। सी आखिरी क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन क्या है, which of the following is expected to have third ionization energy, highest third ionization, क्रोमियम, भानाडियम, मैंगनीज, आयरन। तो ये है आपका 24, 23, 25, 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, ये आपका है 4s2 3d3, ये आपका है 4s2 3d5, ये आपका है 4s2 3d6। ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मुझे हाईएस्ट चाहिए, IE3 मीन्स सेकेंड से थर्ड जाने पर मुझे ज़्यादा एनर्जी देना होगा, सेकेंड से थर्ड जाने पर मुझे ज़्यादा एनर्जी देना होगा। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूंगा, पहले एक निकालूंगा फिर दूसरा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक निकालूंगा उसके बाद दूसरा, एट ए टाइम 2 नहीं निकाल सकता। तो 2 निकालने के बाद क्या आएगा, ये इसका आ जाएगा D4, एक पहले S1 निकलेगा फिर उसके बाद D5 से एक निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3D2, इसका आएगा 3D5, इसका आएगा 3D6, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे स्टेबल कौन सा है, D5, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, और D5 हाफ फील्ड है, +2 से आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड पूछा है, मीन्स जब आयनाइजेशन एनर्जी बात कर रहा था IE1 मीन्स उस एटम का अपने पेरेंट या ग्राउंड स्टेट में जो है उसका वो है आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो वहां से निकालेंगे जब वो आएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी 1, उस हिसाब से आता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 के लिए क्या होगा, स्टेबल 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका होगा थर्ड में उसी का ही हाईएस्ट आएगा, क्योंकि +2 से +3 जाने पे ये आपका आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 3। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये इसको देखना है कौन सा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है मैंगनीज। तो ये आएगा आपका आंसर, सी होगा आपका आंसर कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट आएगा मैंगनीज का। आज के लिए इतना ही, घर में रहिए, सुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।